नाजरीन, खैर मकदम है आपका मेरे प्रोग्राम फोर्ट व्यू में। मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर टीवी न्यूज। हमारे साथ राष्ट्रीय किसान यूनियन के, जिन्हें टिकैत जी के नाम से जोड़ा जा सकता है, उनके प्रवक्ता मौजूद है शमशेर राणा साहब। और हमारे पास इस वक्त मेहमान खुसूसी जो कि अभी आंदोलन से लौटे हैं, अनिल चौधरी साहब हैं, जो कि राष्ट्रीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज जगह जगह पर जिस तरीके से धरने प्रदर्शन हुए हैं या फिर ज्ञापन दिए गए हैं और किसानों की चिंताएं क्या हैं, आज हम इस पर जरूर चर्चा कर लेते हैं। अनिल जी, आपका खैर मकदम है। शमशेर राणा साहब, इमरान साहब हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो भी उनके साथ, शमशेर राणा साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे। हम सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं नाजरीन। थोड़ी सी जानकारी ये है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई, किसानों को रोका गया और किसानों ने हालांकि तहसीलों पर धरना जो ज्ञापन वगैरह है वो भी दिया। हरियाणा पंजाब की स्थिति आपके सामने मौजूद है। लोग सड़कों पर हैं। यहाँ किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। और एक बात और इसमें मैं नाज़रीन आपको वाज़ेह कर देता हूँ कि जो एक रामपुर जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ मुस्लिम किसानों ने जुमे की नमाज सड़क को रोककर उस पर अदा की। और उसके पीछे जो दूसरे, चाहे वो जाट, गुजर और सरदार बिरादरी के लोगों ने जो है उनकी पीछे खड़े होकर रक्षा की। वो एक अलग सी यकजहती दिखाई गई इस इलाके में। और उत्तराखंड के रुद्रपुर इलाके से भी जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। इन सब के भी आप वीडियो देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अनिल जी से। तो अनिल जी, कैसा रहा आपका आज का जो आंदोलन था या जो भी आपका धरना प्रदर्शन था? मुतमईन है, संतुष्ट हैं आप? जी जी, आज का धरना जब सभी किसान संगठनों ने, चाहे वे भारतीय किसान यूनियन के हों, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के हैं, चाहे सरदार बीएम सिंह के हैं, चाहे हरियाणा की किसान यूनियन है, चाहे भारतीय किसान यूनियन भानु है, सभी लोगों ने एक साथ मिलकर आंदोलन किया। अलग अलग पॉइंटों पे भी आंदोलन किया और एक सरकार को वो संदेश दिया जो सरकार कहती थी संगठन जो बाबा टिकैत के अनुयायी हैं वे अलग अलग फट गए। लेकिन आज का संदेश ये था कि बाबा टिकैत के अनुयायी और किसान के हमरक्षक सब लोग एक जगह एक साथ खड़े हैं किसान के लिए। अगर किसान को दबाने का काम किया जाएगा सरकारों के द्वारा, निश्चित रूप से उसका जवाब किसान देंगे और अपनी जो गुटबाजी है, जो वर्चस्व की अपनी लड़ाई है, उसे भूल जाएंगे। सरकार से सीधा सीधे टकराव के मूड में किसान अब इस बार आ चुका है, क्योंकि किसान के भविष्य की बात है। किसान का चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसा क्या कर दिया सरकार ने कि आप किसान जो है टकराव के मूड में आ गया है? इस देश में कानून है जी। कानून ये है कि अगर किसी को फांसी की भी सजा दी जा रही, मौत की भी सजा दी जा रही, तो उससे पूछा जा रहा भाई आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आप की क्या इच्छा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो है किसान के भविष्य का फैसला कर रहे, सभी किसान संगठनों से बात भी नहीं कर पा रहे। अगर लोकतंत्र के मंदिर में, राज्यसभा में, लोकसभा में विपक्ष आवाज उठाता है तो उनकी आवाज भी दबाई जा रही। एक किस्म से पर देश में तानाशाही का रवैया अपना रहे क्या माननीय प्रधानमंत्री जी? और इस रवैये, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं? जी बिल्कुल। कम से कम जो है किसान के संगठनों से या किसान सांसदों से या जो क्षेत्र के जिम्मेदार लोग हैं या किसी के जानकार लोग हैं, उनसे कम से कम पूछ तो लेते। और इसका परिणाम हमने देखा। एक बार हम पहले चौधरी टिकैत साहब के प्रवक्ता रहा मैं, तो करनाल के तहसील में पेप्सी कंपनी का धान था। धान हमने लोगों ने जलाया है। और पंजाब के किसान की हालत हमने देखी है, बिहार के किसान की हालत हम देख रहे हैं, विदर्भ में बीटी कपास में किसान को हम देख रहे हैं किस तरह की उनकी हालत हुई थी। तो इस पे किसान को जानकारी है लेकिन कुछ कम है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान गन्ना किसान है, मंडियों से वाकिफ नहीं है, तो हरियाणा का किसान वाकिफ है इस बात से। हरियाणा और पंजाब ने इसके परिणाम देख चुके हुए। तो निश्चित रूप से हरियाणा और पंजाब में जो ज्यादा चिंताएं नजर आ रही है, इस तानाशाही का काम को रोकने का काम किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था सबका साथ सबका विकास।
साथ तो सब जी। लोगों ने 80% किसान ने भी दिया। बिल्कुल दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर जी से जो है, बल्कि पूरे देश में ही किसानों ने साथ दिया है। अच्छा, जी जी। मैं आपके पास आता हूँ अनिल जी। मैं जरा हाँ, साथ तो दिया अब इस लेकिन वक्त हाँ, मैं आता हूँ आपके सहयोग पास। तो जो मान आप जी जी जी, मैं आता हूँ। इमरान साहब जो है, जरा शमशेर सिंह जी से बात कराइए ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। जी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। जी जी जी, नमस्कार। उनको कैमरे के सामने लाइए थोड़ा। इमरान साहब, कैमरे के सामने लाइए। ओके शमशेर सिंह जी, क्या जी आपसे मैं बात कर रहा हूँ? जनाब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं आपकी आवाज क्लियर सुन रहा हूँ। मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है शमशेर राणा साहब। आवाज में मेरे को आपकी आवाज साफ आ रही है। बताइए, आप ही लगा लीजिए, आप लगा लीजिए। अ, आप अपने इमरान साहब से कहिएगा जरा वो इसे ठीक करें, उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे। सर अनिल आ जी, रही है आवाज? अभी आपके साथ जी वापस आना पड़ेगा अभी क्योंकि पहुंच शायद रही हो टेक्निकली आवाज? कुछ प्रॉब्लम है। मुझे आवाज आपकी आवाज, आपको मिल रही है मेरी आवाज? जी हाँ, मिल रही है। हाँ सर, आवाज आ रही है एक आपकी मिनट के सर? लिए थोड़ा सा शायद तकनीकी प्रॉब्लम है, मैं आवाज कोशिश आपकी करता मिल हूँ रही है। कि ओके, हल तब से करूँ। कुछ सर, आवाज आ रही है आपकी सर? हाँ हाँ, ओके, मेरी आवाज आ रही है। अनिल जी, आपको भी आ रही है मेरी आवाज? जी जी जी, आ रही, क्लियर आ रही। ओके, मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा सा होल्ड जी आ रखिए रही है क्योंकि आवाज। मैं थोड़ा सा ओके ओके, ठीक है। जी, शमशेर जी, आ रही है मेरी आवाज आपको? जी जी, आवाज क्लियर है। ओके, ठीक है जी। तो ये मैं अनिल जी से बात कर रहा था, और ये जो किसानों की बात चल रही है फिलहाल, जिस मसले को लेकर आप आए हैं, एक बात तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी राष्ट्रीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राकेश टिकैत जी, वो जी कहीं नजर नहीं आए हैं। क्या वो आंदोलन में शामिल हैं, दिखाई दिए कहीं? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेश टिकैत जी, चौधरी नरेश टिकैत जी, मुजफ्फरनगर शामली रोड पे एक लालू खेड़ा जगह पड़ती है, वो वहां मौजूद थे जी। आज। अच्छा। जी, और अच्छा, वहाँ पर वही मौजूद नहीं, थे। हमारा पदाधिकारी हर जगह मौजूद हैं। जी तो मतलब आपने ज्ञापन दिया है? जी, हमने आज, मैं मोदी नगर में था, गाजियाबाद में। जी। मोदी नगर के एसडीएम ज्ञापन लेने आए थे, उनको हाँ ज्ञापन दिया है। और हाँ। गाजियाबाद में 5-6 जगह है, हमारी भारतीय किसान यूनियन ने जितने हाईवे हैं हमारे सबको जाम किया था। लोनी में चौधरी अच्छा। विपिन बालियान है, हम्म। उन्होंने किया। गाजियाबाद में हम लोग इधर थे, मोदी नगर में जिला अध्यक्ष जी थे हमारे, अच्छा। चौधरी विजेंद्र सिंह जी। और इसके अलावा खुशी की बात है, मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे कुछ जी। ऐसा लग रहा है कि जो युवा संगठन हैं, जो हाँ एनजीओज हैं शहरों में, वो बच्चे हाँ। हमारे पास आए। मतलब ये हर हृदय में, हर दिल में, हर दिमाग में जो है, युवाओं के अंदर ये आग लग चुकी है। वो समझ चुके हैं ये कर क्या रहे हैं। और एक मैं आपको बहुत खुशी की बात बताऊं अपने लिए, इससे मुझे हाँ लगता है कि देखिए कितनी गलत नीति है इन लोगों की। जो भारतीय हाँ। जनता पार्टी के समर्थक लोग रहे हैं, उन लोगों के हाँ। मेरे पास फोन आ रहे हैं, सर कुछ तो गलत हम्म। हो रहा है, आप हमें बताइए, डिटेल बताइए। तो मैंने कहा अच्छा तीनों अध्यादेश पढ़ लीजिए, वो लोग समर्थन मिल रहा है। वो बोल रहे सर हमारा नाम क्लियर मत कीजिएगा, अब हम आपके साथ हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब जो क्या कोर टीम के मेंबर है बीजेपी के, वो भी आपके साथ जुड़ गए। पर एक जी बात जी जी बताइए, क्या आपने किसी आंदोलन या किसी मीडिया के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि आपके किसान के साथ और आम जनता के साथ असल में गलत क्या हो रहा है? जी हाँ, हम लोग क्या है कि राष्ट्रीय प्रेस प्रभारी हूँ, दायित्व अपना जी। मैं पूरी तरह से निर्वाह करता हूँ। हर हम्म। मीडिया के हर बंदे को मैं सूचित करता हूँ। और कई हम्म। बार मुझे ऐसा लगता है कि जब बीजेपी जैसी सरकार, इस तरह के लोग सामने आते हैं, तो हम कुछ कहें या कोई भी बयान जारी करें, वो थोड़ा किनारा कर दिया जाता है, लेकिन हमसे कोई खफा नहीं होता। कुछ ऐसा ऊपर हम्म। से
उनकी ये तानाशाही ये कहूंगा उसे भी मैं, कि हमारे मीडिया को मजबूर किया जा रहा है, इसको दिखाओ, इसको मत दिखाओ, इस खबर को छुपाओ। अच्छा, तो मतलब नहीं, वो तो ठीक है, चलिए खबर की बात है तो आप बता मुझे, मेरे जरिए, मेरे प्लेटफॉर्म पर, हमारा अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, 64 मुल्कों में देखा जाता है ये। जी 4 टीवी न्यूज इंडिया का इंटरनेशनली देखा जाने वाला सबसे ज्यादा बड़ा चैनल है। आप इस पर जी अपनी बात कह सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जी आपको क्या गलत लगा है इन बिलों में। आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें जनता को, फिर मैं अनिल जी जी के जी पास जाता हूँ। जी जी वाह, जी तीनों बिल जो अध्यादेश लाए हैं, ये सबसे हम्म, बड़ी गलती का एहसास तो इन्होंने खुद ये करा लिया कि उन्होंने प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया। कुछ ठीक है। खामियां थी कि प्रश्न हम्म, करता विपक्षी, तो आप हम्म, में कुछ देर हो जाती, तो इन्होंने हम्म, उसको कोरोना काल में इस तरह से हम्म। मतलब और अपना जो है संसद को भी तब तक ही चलाया पार्लियामेंट में, बिना। मतलब पार्लियामेंट क्वेश्चन हाँ किया, बिल किया, खत्म। हाँ, ठीक। क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं दिया, ये सबसे बड़ी खामी है इस बिल में। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए शमशेर जी, मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं या आप समझाना नहीं चाहते हैं, कुछ छुपाना चाहते हैं। जी नहीं मुझे नहीं नहीं लगता नहीं, है कि वो मैंने फिर एक आपका बात बोली है, मैं तीनों, हाँ सॉरी, मैं तीनों अध्यादेश जो हैं वो हम उसका हम्म, विरोध इसलिए कर रहे हैं, किसान विरोधी अध्यादेशों का। एक तो हम्म, न्यूनतम समर्थन मूल्य इन्होंने हाँ, पारित नहीं किया। किसान ये चाहता है देश का हम्म, न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें इसका दिया जाए। जब से हम्म, आंदोलन शुरू हुआ है, इन्होंने 3-4 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जो पहले से था। हम्म, जैसे गेहूं में हम्म, 50 रुपए बढ़ाए, दालों में हम्म, इन्होंने 250-300 रुपए बढ़ा दिए हैं। उसके अलावा हम्म, हम चाहते हैं हर हर फल फूल सब्जी जो भी कुछ उत्पादन होता है, हर फसल का हम्म, न्यूनतम समर्थन मूल्य दें, क्योंकि यह निजीकरण कर दिया इन्होंने खेती में भी। जो प्राइवेट हाँ, सेक्टर को जाएगा, जब वो एक हाँ, मंडी जो बीच में होती थी है, जो इसका हम्म, राजस्व थोड़ा सा सरकार में चला जाता है, अब वो हम्म, आपने एक प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, एक लाला को, बनिया को, या मैं कहूंगा जैसे एक ईस्ट इंडिया पहले आई थी देश में, अब मोदी जी जी, ने पूरे दुनिया में घूम घूम के जो है ना सारे देशों को बुलवा लिया है अलग अलग सेक्टर हम्म, में। इसी तरह उन्होंने किसी कंपनी को एक ठेका देंगे, वो हमारे इलाके का माल खरीदेगा, स्टोर करेगा, जी, हमसे तो औने पौने दामों में खरीद लेगा मंदा, और जब स्टोर कर हाँ, लेगा बाद में जनता को, पब्लिक को, देशवासियों को महंगे रेट पे देगा। तो अच्छा, जनता तो, देशवासी तो दोनों तरह मर गई, किसान तो बेचते हुए मर गया और जनता खरीदते हुए मर जाएगी। इसलिए इसका जो लाभ जो जाएगा ना, ये किसी हम्म, सरमाएदार को जाएगा, कंपनी को जाएगा, विदेशी कंपनी को जाएगा। इसके हम लोग ठीक है, खिलाफ हैं। दूसरे ठीक है जी, मैं, जी जी, बोलिए। दूसरे दूसरे बहुत खतरनाक है, जिसका शायद अभी पब्लिक को पता नहीं है और ना ये बता हम्म, रहे हैं, अपनी अपनी अपना हम्म, पक्ष रख रहे हैं। ये चोर कभी ये कहता है कि नहीं मैंने ऐसा किया, इन्होंने क्या किया है, 25 बीघे जमीन है, फर्ज कीजिए हमारे पास, लीजिए जी ये हाँ, 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, आप इसमें ये हाँ, फसल बोइए, हमने आपका हाँ, अनुबंध कर लिया है, आप इसमें हम्म, गेहूं नहीं बोएंगे, हम कह रहे हैं आप हम्म, इसमें अफीम बोएंगे, तो मजबूर हो हाँ, जाएंगे हम अफीम ही बोने के लिए। अरे भाई हम गन्ने के मतलब, किसान हैं। हाँ, तो ये जो ये कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हम इसमें इनके हाँ, अनुबंध में आ गए, और हम अपनी जमीन के मालिक होते हुए, हम अपने चौधरी होते हुए, हम इनके बंधुआ मजदूर बन जाएंगे हम। ठीक है, मैं मैं ये बात अपने देशवासियों को समझाना समझता चाहता हूँ हूँ, आप, इनकी साजिश ये है। अनिल, अनिल जी, जी ये जी जो अभी हमारे राष्ट्रीय किसान यूनियन के प्रवक्ता साहब ने जो आपके सामने राणा जी ने बात रखी वो आपने सुनी। आप जी आवाम जी को कैसे बताना चाहेंगे कि आप क्यों खिलाफ हैं और क्या खतरे आपको लग रहे हैं इन बिलों के जरिए। ये पूरे अध्यादेश सबके सामने है, लगभग सभी लोग जानते हैं। जी, फिलहाल जो विरोध चल रहा है वो मंडी का चल रहा है। जैसे शमशेर जी ने हमें बताया, कहा इस बात को, किसान अगर मान लिया अफीम की या दाल की या आलू की भी खेती अगर किसान करेगा, तो फिर कंपनी ये बताएगी, कहेंगे हमें इस साल जो पंजाब का वो है एक्सपीरियंस, कि भाई हमें तो इस साइज जी, का आलू चाहिए जी, था, इतने चौकोर आयताकार का चाहिए। अब जमीन में कोई फर्मा थोड़ा ही है फैक्ट्री का, तो बारीक आलू भी होगा, मोटा भी होगा, दालू पे चमक कम भी होगी, ठीक है, ज्यादा भी होगी। और ये दूसरे जहाँ की वायु वातावरण अलग तरह का है, वहाँ की जलवायु, वहाँ ये दूसरी फसलों को कहेंगे ये, लेकिन वो वहां से इनके पैमाने पर वो खरी नहीं उतर पाएगी। तो निश्चित रूप हम्म, से किसान इसमें मारा जाएगा। और रही बात प्रचार के संगठनों के द्वारा, आप जैसे मीडिया के लोगों के द्वारा
हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, गांव दर गांव भी, और भी हम सब लोगों को समझा रहे हैं। निश्चित रूप से किसान की समझ में आ गया, पूरा का पूरा किसान इसके विरोध में है। और मान्य मान्य जी बताइए। और जब देश का किसान माननीय प्रधानमंत्री जी को बना सकता है, उनकी सरकार को चुन सकता है, तो निश्चित रूप से उन्हें हटाने का भी काम करेगा। जब चुनाव में साथ तो सबका ले लिया, लेकिन विकास जो कर रहे हैं वो सबका विकास नहीं, कुछ चंद उद्योगपतियों का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी करने में लगे हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब दिया जाएगा। और देश में क्रांति, जब किसी को का दमन किया जाएगा और 80% जनसंख्या का दमन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से क्रांति आएगी। और क्रांति में दिल्ली की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम यहाँ का किसान करेगा, किसान पीछे नहीं हटेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी चाय बेचते बेचते आज देश को के संसाधन तो बेचे, आज किसान का भी बेचने का काम करने लगे, समझौता करने लगे। इस पे क्या किसान चुप बैठेगा? गुस्सा आएगा तो गुस्से में क्रांति होगी, और क्रांति में जो होता है वो होगा। इसमें निश्चित रूप से जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया जाएगा। जिस तरह से लोकतंत्र का हरण कर रहे हैं, उन लोकतंत्र के मंदिर में जो हमारे चुने हुए सांसद विधायक है, उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही, केवल अपने चंद मित्रों के लिए, चंद उन दोस्तों के लिए जो उन्हें सैर सपाटा कराते हैं। तो ऐसा देखिए अब आप ज्यादा गुस्से में हैं, आप धमकी दे रहे हैं सरकार को। ये सरकार थोड़ी मजबूत है, आप समझिए इसकी स्थिति को, आप धमकी नहीं दे सकते। दूसरी एक बात मेरी और भी सुन लीजिए आप अनिल जी, मैं आपको थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ, आपका एतराज हो सकता है मगर इसको इस एंगल से भी आप देख सकते हैं कि देखिए जो कुछ लोग 3-4 उद्योगपति हैं, उनमें से एक विदेशी कंपनी भी बहुत बड़ी है जो बिलियंस ऑफ डॉलर भारत को दे रही है। और इस कोरोना काल के दौरान जो है, जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं नीचे जा रही थी, तब 1-2 कंपनी ऐसी है भारत में जिन्होंने रिकॉर्ड मुनाफा अर्जित किया है और कम से कम भारत का सम्मान ऊंचा किया है, नाक ऊंचा किया है। मात्र 133 करोड़ लोग अगर मान लिया कंगाल हुए हैं तो इससे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर एक आदमी या 2 आदमी तो बहुत पैसा कमाए हैं। इस पे तो आपको फक्र होना चाहिए, सम्मान आपको करना चाहिए ना ऐसे लोगों का जो विदेश में आपका नाम कर रहे हैं। जी, कोरोना महाकाल में किसान पूरी बीमारी को दरकिनार करके देश के लिए अन्न भी पैदा किया, देश की कृषि की ही अर्थव्यवस्था जीडीपी को जो कुछ थामने का काम किया वो कृषि ने किया। तो किसान अगर 1-2 उद्योगपति लगा, लेकिन देश का 80% किसान भी तो अपनी मेहनत और पसीने से लगा। देश की अर्थव्यवस्था को थामने का, प्लस में जाने का काम किसान ने भी तो किया। अगर एक आदमी अच्छा काम कर रहा है, अच्छी बात है, वो करे, लेकिन उस आदमी की अच्छाई का 80% देश को गिरवी नहीं रखा जा सकता, उनके सम्मान स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखा जा सकता। रही बात गुस्से की, जब एक आदमी का दमन होगा और उसकी सुनवाई नहीं होगी, कम से कम उस किसान को अधिकार है कि वो अपनी जो है अपने शब्दों से ही अपना गुबार निकाले। ये तो अधिकार है, लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी बात को कहें इस लोकतंत्र में। पता नहीं साहब अभी ये कानून भी बचा है कि नहीं, इस पे मैं कह नहीं सकता ज्यादा, मगर अपनी बात जरूर कहूंगा। इस अधिकार के बारे में भी ज्यादा नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत सारे मामले कोर्ट में चल रहे हैं, कोर्ट के भी अजीब फैसले तो आ ही रहे हैं, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। जी जनाब, इसका अभी मैं पीड़ित हूँ, मेरे पे भी एक मुकदमा भी हुआ है। मान्य जिस समय कोरोना महाकाल चल रहा था, कोरोना महाकाल में देश के एक गृह मंत्री और कोरोना पॉजिटिव थे 2 सितंबर को, और अगर 2 अगस्त को सॉरी, और उत्तर प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री की मौत हो चुकी थी। 2 प्रदेशों के जो है मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव थे और एक प्रदेश के राज्यपाल भी कोरोना पॉजिटिव थे। उस समय हमने 2 सितंबर को 2 अगस्त को हमने लिखा था कि आज मंदिर की नहीं हॉस्पिटल की आवश्यकता है। उसमें मैं भी 505(2) का मुलजिम इन्होंने बना के खड़ा कर दिया। ये बात आपकी बात से हम सहमत हैं कि ये लोग बोलने की भी आजादी को छीनना चाहते हैं। अच्छा चलिए ठीक, मैंने तो अपने डाउट जो है जाहिर किए, क्लियर तो कुछ भी नहीं कहा, वो आपने कुछ क्लियर किया तो बड़ी अच्छी बात है। राणा साहब जो है, मैं अब आपसे जी मैं आता हूँ आपके पास। देखिए शमशेर जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के मुख्यमंत्री रहे मिस्टर पोखरियाल निशंक साहब, रमेश पोखरियाल निशंक साहब के साथ बात की थी
ये बात जी 2012 की है। और जब जी कांग्रेस सरकार सत्ता में हुआ करती थी केंद्र में, तब इस तरह के प्रावधान किए जा रहे थे जिसमें ये कोशिश की जा रही थी कि मल्टीनेशनल्स को बुलाया जाए और फूड सिक्योरिटी के नाम पर कंटेंट तय किया जाए कि किस उम्र के इंसान को कैसा खाना दिया जाएगा। वो कंटेंट जो है वो डिसाइड जो अब लागू हो रहा है, मैंने उसमें अपने शक जाहिर किए थे कि देखिए कल आने वाले दिनों में हमने अमेरिका, ब्रिटेन और विकसित देशों में देखा है कि वहां पर लिखा होता है वीट के ऊपर, राइस के ऊपर, पूरी तरह के देखिए क्या आपका जो कंटेंट है इस अनाज में वो क्या है। तो हमारा छोटा 1 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़ का जो किसान है वो ये सब लैब टेस्ट नहीं करा सकता, इस अपने फार्म की अपनी जो उपज है उसकी ग्रेडिंग नहीं करा सकता। इस तरह से कंपनियां आने वाले वक्त में हमारे किसानों की जमीनें गिरवी रखेंगी, अपना बीज देंगी, अपना बीज देकर उसकी ग्रेडिंग कराएंगी और अपने ही हमारे ही किसानों को हमारे खेतों में ही मजदूर बना दिया जाएगा। इसका नताइज मैंने बहुत सारे इलाकों में देखा है। मैंने ये 2012 में इसी सरकार में मंत्री जो इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल साहब, उनके बारे में ये बातें उनसे चर्चा की थी। उसका यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है और उस वक्त उन्होंने कहा था ये बिल्कुल जुल्म है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। और आज आप उसी तरह की बातें कर रहे हैं। शायद वो दिन आ खड़ा हुआ है जब किसानों की जमीनों को जो है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी ग्रेडिंग जो है वो ग्रेडिंग आप नहीं कर पाएंगे। जैसे आप जो मैगडी पैगडी दुनिया भर के जो इनकी विदेशी कंपनियां होती हैं वो ग्रेड सेलेक्ट करती हैं, ग्रेड के हिसाब से खरीदती हैं, उसके बाद कूड़ा करकट जो है रह जाता है, वो किसान के गले में पड़ जाता है। जितना मुनाफा वो कमाना चाहता है वो अपनी मजदूरी भी निकाल नहीं पाता। बहुत सारे देशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है और किसान के तन पे लंगोटी तक नहीं होती। ये स्थितियां जो है आपको देखने को मिलती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अलबत्ता ये जरूर है कि एमएसपी अगर कानून नहीं है और अगर एमएसपी सरकार दान में आपको देती है, तो आज जो अन्नदाता जो अपनी श्रम दान से और अपनी मेहनत से देश का और दुनिया का पेट भरता है, आज वो सरकार से सिर्फ दान या अनुदान आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि विदेशी कंपनियों के लिए एक बात याद रखिएगा कि एनवायरमेंट बनाने के हम लोग एग्रीमेंट करते हैं। एनवायरमेंट का मतलब होता है हम अपने देश में विदेशी लोगों की फसलें, उनके माल को बिकने के लिए जगह बना के देंगे, उसके लिए हम अपने लोगों को पीछे हटाएंगे, उनके लिए जो समर्थन है, जो सब्सिडी है उसको खत्म करेंगे और आपको जगह देंगे कि आप आगे बढ़ें और आप अपने माल को इस बाजार में बेचें ताकि आपको घाटा ना हो। उसके लिए भले ही हमें अपने देश के कारोबारियों को घाटा करना पड़े। अगर ये सब मीडिया के जंजाल में आज भारत के लोग सीधे साधे जो बेचारे कम से कम एक जो राजनीति जो डिप्लोमेटिकली विदेशी कंपनियां गेम खेलती हैं उनको नहीं समझ पाते हैं, तो वो सूरत हाल बड़ी खतरनाक होती है। मैं समझता हूं, मुझे नहीं पता कि अभी है कि नहीं, मगर मैंने इन्हीं के मंत्री के साथ में ये बात की थी जब उन्होंने कहा था ये बिल्कुल गलत है। उस वक्त एनडी तिवारी साहब जिंदा थे, मैंने एनडी तिवारी साहब से बात की, उन्होंने मुझे आधा घंटा उलझाने की कोशिश की, मगर आखिर में उन्होंने हार मानी और उन्होंने माना कि मेरे शक व शुबात सही थे। उस वक्त हार मानने के बाद आज एनडी तिवारी और एनडी तिवारी साहब नहीं रहे हैं, पोखरियाल साहब मौजूद हैं और आप किसान के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं बात कर रहा हूं। आपके सगो शुबात है, मगर आज 2012 में कही गई बात जमीन पर आपको भी नजर आने लगी है। अब ये देखना होगा कि देखिए जब तक इस सरकार का मामला तो ये है कि जो इन्होंने तय कर लिया है अभी तक हमने कभी पीछे हटते हुए देखा नहीं है। तो मोदी जी का जो एक एक अपना कार्यशैली है वो ये है कि जो कह दिया सो कह दिया, जो कर दिया सो कर दिया। आपने देखा होगा कि रात को 12 बजे उन्होंने कह दिया नोट बंद, तो मतलब नोट बंद। उन्होंने कहा जीएसटी लागू तो जीएसटी लागू। उन्होंने जो कह दिया वो कर दिया। अब आप चाहे लाख जो है अपने शको शुबात जाहिर कहते रहे, आप या आपको लगता है कि आपकी बात ये सरकार और प्रधानमंत्री जी मानेंगे कि आपको बाजार के हवाले न किया जाए, कंपनियों के हवाले न किया जाए? आप मेरे वो एपिसोड जरूर देखिएगा, वो 1 घंटे की बातचीत है और उसमें मैंने ब्रीफ जानकारी पर डिस्कस की है 2012 में, जो आज एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप क्या कहते हैं? फाइनली आप बता दें, फिर मैं अनिल जी के पास जाके प्रोग्राम को खत्म करूँ। जी, आपका सवाल बहुत लंबा है, निश्चित उसका जवाब भी लंबा होगा तो समय मिलेगा। सवाल बहुत लंबा है, जितना बड़ा सवाल था इतना तो समय मेरे पास है ही बताने के लिए। और आज
आज देशवासियों के सामने ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने मैं एक ऐसा जवाब दूंगा, बहुत सटीक जवाब दूंगा। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात की, दोनों की, बड़ी मेरे लिए फक्र और गर्व की बात है कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी बाबा जी के साथ मैं खुद उन मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के वार्ता में था, कई विषयों पे बात होती थी। और जो बात ये की ना कि विदेशी लोग ये न्यूट्रल वगैरह 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 लाते हैं, इन सब का जवाब एक है। हमारे देश में करीब 25-30 साल से टिकैत साहब नहीं बाबा जी ने विदेशी खेती, जो जैविक खेती ये लाए ना, षड्यंत्र, जो हमारे रासायनिक खेती थी, रासायनिक खेती में कितना जहर है उसका विरोध करना शुरू किया था। बाद में ये बीटी बीज लिया है, बीटी बैंगन, बीटी कपास वगैरह वगैरह, हमने उसका विरोध किया। तो भारत का किसान और दुनिया का किसान इस बात को समझ चुका है कि ये सारी खेती जहरीली है, विदेशी कंपनियों की ये चाल है। वही कंपनियां बाद में जैविक खेती के नाम से वही ब्रांड बदल के ले आए, अब आप केंचुआ पालन कीजिए, अब ये कीजिए। अरे भाई, हमारे देश में, हमारी धरती के नीचे हमारा केंचुआ है देश का, तुम्हारा केंचुआ पालन करने की हमें जरूरत नहीं है। जहां तक तुम्हारे रासायनिक खाद की बदबू खेती के जमीन के अंदर गई हुई है, उस बदबू से दूर वो नीचे जमीन में समाधि लिए हुए आज भी बैठा है। तो हमारे देश में देशी गाय जो होती है ना, उस देशी गाय के गोबर और मूत्र से, गुड़ से, और किसी भी दाल बेसन बराबर मात्रा में देके उसका घोल बना के, इसी तरह खाद बना के, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का फार्मूला हमारे पास है, जो पुरखों से हमारे खेती चली आई है। नहीं, मैं उसको बताऊंगा, मेरी बात कट जाएगी। नहीं, फार्मूले में बात कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ ना। जो आप ये कह रहे हैं ना कि विदेशी लोग तो ये न्यूट्रल वगैरह वगैरह लाते हैं, तो हमें उस सब की जरूरत नहीं है। उस देशी गाय के, हमारे प्राकृतिक खेती और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में वो सब है। हमें किसी लैब का जिक्र किया था ना, लैब की हमें जरूरत नहीं है। राणा साहब, 1 मिनट मेरी बात बची है। जी सुनिए। ओके, 1 मिनट में मैं खत्म करता हूँ, 1 मिनट में मेरी बात तो सुन लीजिएगा। इस पर मैं अलग से आपसे, राणा साहब, बात, कल आप प्रोग्राम में जुड़िए, आपसे डिटेल बात करूंगा इन तमाम बातों पर, आप चिंता न करें। मैं आपसे अपनी चिंता जाहिर कर देता हूँ। मेरी चिंता सिर्फ इतनी है कि मुझे लगता है कि जिस लेवल पर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने किसान आंदोलन खड़े किए थे, आपकी मौजूदा किसान यूनियन में वो दम मुझे कहीं नजर नहीं आता है। इसलिए मुझे लगता है कि किसानों की बातें घर से शुरू हुई, ज्ञापन पे खत्म हो गई, दैट्स ऑल। इतनी कहानियां। अनिल जी के पास जाता हूँ, फिर आपके साथ पूरी बात आपको कहने का मौका दूंगा। अनिल जी, आप लास्ट शब्दों में किसानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के जरिए? हम तो कहे लास्ट शब्दों में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को ही कहना चाहेंगे। किसान को तो हम पैगाम दे रहे हैं बराबर। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अमेरिका जाते हैं, विकसित देशों में जाते हैं, अगर आपको विकसित देश भारत को बनाना है तो आप ये तय कर लीजिए और ये जांच कर लीजिए ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में किसान की क्या स्थिति है और सरकार उसके साथ, किसान के साथ किस मजबूती से खड़ी है। उसकी फसल की खरीद की भी गारंटी है, उसका सब कुछ है। आप वहीं से फार्मूला चुरा लीजिए किसान के लिए। निश्चित रूप से। ठीक है, थैंक यू अनिल जी, समझ गया हूँ। मैं समझा देता हूँ आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हैं। आप नाज़रीन जानते हैं, मैं 10 बार आपको बता चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे सर्वसंपन्न देश जो वहां पर बेरोजगारी की मिनिमम गारंटी देते हैं, आपको बेरोजगारी भत्ता इतना होता है जितनी भारत में तनख्वाहें नहीं होती हैं। मैं आपके मेडिकल सुविधाएं, आपके बच्चा पैदा होने की सुविधाएं और आपके एजुकेशन की तमाम गारंटी सरकार की होती है 100%। आप विकसित देशों की यहाँ भारत में नकल नहीं कर सकते। हमारा 80% भारत, गांधी का भारत, जो गांव में रहता है वो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और नरेगा में भी उसको अच्छे से जो है आप सिर्फ 100 दिन कारोबार रोजगार दे पाते हैं, 365 दिन नहीं दे पाते हैं। हमारे में और पश्चिमी दुनिया में 1000 साल का अंतर है। इस सच्चाई को अगर मान ले तो बहुत अच्छा। चंद गुजरात के इलाकों में और चंद दिल्ली के महलों में या बॉम्बे के सभी स्थानों में अगर बैठकर आप हिंदुस्तान को देखना और समझना चाहते हैं तो ये बड़ा धोखा इस देश के साथ, और कुछ नहीं हो सकता। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मैं फिर अपनी बात को जारी रखूंगा और गांधी के करूंगा। शुक्रिया जनाब।
जमीन पर जाकर बात करूंगा कि दरअसल असल मुद्दे क्या हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। राणा साहब आपका भी, इमरान साहब आपका भी, और अनिल जी आपका भी। थैंक यू, धन्यवाद।